Hello student, I am Hariom Narwari. We are starting preparation of BEEE. BEEE abbreviation is Basic Electrical and Electronics Engineering. This is the syllabus for BEEE. You can take a screenshot of this. This is the screenshot for practicals, experiments, list of experiments. You can take a screenshot of this also. This is some reference books. Today we are starting with introduction of electrical engineering. हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेक्शन जनरेशन है, सेकंड सेक्शन ट्रांसमिशन है और थर्ड सेक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इस जनरेशन के डिपार्टमेंट में जनरेटर होता है और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत कम वोल्टेज पर होता है। कम वोल्टेज पर इसका प्रोडक्शन होता है। उसका कारण है कि अगर हम कम वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें जो इंसुलेशन लगेगा यहाँ पर वो कम क्वांटिटी का लगेगा, कम कॉस्ट का लगेगा। इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सपोज करते हैं कि ये जो जनरेटिंग स्टेशन है ये सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन है जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सारनी में है। यहाँ पर 11 kV या 13 kV पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि इस 11 kV को स्टेप अप कर देता है 400 kV में। 400 kV में स्टेप अप कर देता है और उसके बाद ये जब 400 kV में हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो फिर उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैंने ये एक लाइन मैंने भोपाल भिजवा दी 400 kV की और एक लाइन मैंने नागपुर भिजवा दी, क्योंकि भोपाल और नागपुर सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैंने एक लाइन भोपाल भिजवा दी और एक लाइन नागपुर की ओर भिजवा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन इस 11 kV या 13 kV इतने लो वोल्टेज पर किया है तो आप इतने ही वोल्टेज पर ट्रांसमिट क्यों नहीं कर दे रहे? आप बीच में एक ट्रांसफार्मर की कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हैं? आप उसको पहले 400 kV में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसको आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो उसका रीज़न है कि ट्रांसफार्मर की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसफार्मर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ट्रांसफार्मर का करंट कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो पावर है वो कांस्टेंट होती है। जितनी पावर प्राइमरी साइड की होती है उतनी ही पावर सेकेंडरी साइड की होती है। अभी सिर्फ आपको मैं ट्रांसफार्मर की एक जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अभी हम आगे की यूनिट में ट्रांसफार्मर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जनरेटर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए सिर्फ अभी एक ऐसी जनरल इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है, क्योंकि इसकी पावर कांस्टेंट होती है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो ये टर्म तो सिर्फ अभी याद रखो कि ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसफार्मर में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। तो जैसे ही मैंने 11 kV को 400 kV में कन्वर्ट किया, इसका मतलब मैंने 40 टाइम्स वोल्टेज बढ़ा दिया है। इसका मतलब मेरा जो करंट है वो 40 टाइम्स कम हो जाएगा। देखो 11 kV को 400 kV में कन्वर्ट किया तो अगर सपोज करो ये 10 kV रहता तो ये 400 kV कितना टाइम्स है? ये 10 kV 40 टाइम्स हो गया। तो 40 टाइम्स मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, इसलिए करंट मेरा 40 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसफार्मर का यदि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट होती है। ठीक है, एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। और सपोज करते हैं कि मेरे पास 50 वाट की पावर है प्राइमरी वाइंडिंग में। एग्जांपल के लिए 50 वाट की टोटल पावर है और अभी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे 5 वोल्ट है और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है
वो फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, और जो पावर है वो 50 वाट है। पावर 50 वाट है, तो पावर क्या होती है? पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। पावर जो होती है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। तो वोल्टेज मेरा यहाँ 5 वोल्ट है और करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, तो 5 इंटू 10 50। तो अभी वॉट नहीं, इसकी पावर वोल्ट एम्पियर में रखते हैं एपरेंट पावर के टर्म में, अभी आगे सब क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसकी जो पावर है इस ट्रांसफार्मर की है वो 50 वोल्ट एम्पियर है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में सपोज करो कि मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, मैंने वोल्टेज को करके वोल्टेज जो है वो मैंने 25 वोल्ट कर दिया। सेकेंडरी साइड में मैंने वोल्टेज को 25 वोल्ट कर दिया, लेकिन सेकेंडरी साइड में भी तो उतनी ही पावर रहेगी जितनी प्राइमरी साइड में, क्योंकि इसकी पावर कांस्टेंट है। तो सेकेंडरी साइड में भी 50 वोल्ट एम्पियर ही टोटल पावर रहने वाली है जितनी प्राइमरी साइड में। प्राइमरी साइड में भी 50 वोल्ट एम्पियर पावर है, तो सेकेंडरी साइड में भी 50 वोल्ट एम्पियर पावर रहेगी। अब आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ा के 25 वोल्ट कर दिया, लेकिन पावर तो 50 वोल्ट एम्पियर ही थी। इसका मतलब करंट मेरा 2 एम्पियर हो गया, क्योंकि 2 एम्पियर करंट हो गया। तो क्या हुआ, मैंने जैसे ही वोल्टेज को बढ़ा दिया तो मेरा करंट कम हो गया। वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट कम हो गया, क्योंकि पावर तो उतनी ही है मेरे पास। और पावर क्या होती है? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है एपरेंट पावर। ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसफार्मर में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। इसलिए मैंने 11 kV से 13 kV पे जनरेशन किया, फिर उसको स्टेप अप कर दिया 400 kV। मैंने वोल्टेज इसलिए बढ़ाया क्योंकि ट्रांसफार्मर की एक प्रॉपर्टी का मुझे एडवांटेज लेना था, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। इसलिए मैंने इसका वोल्टेज बढ़ा दिया जिससे करंट कम हो गया। और करंट कम क्यों करना है मुझे? करंट कम इसलिए करना है मुझे क्योंकि मुझे पता है कि पावर लॉस जो होता है उसका फार्मूला होता है I²R। पावर लॉस जो होता है I²R होता है। तो यदि मैं करंट कम कर दूंगा तो I² और कम हो जाएगा, तो होने वाला पावर लॉस बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होता है। जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन रहती है वो हाई वोल्टेज की होती है, क्योंकि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने से पावर लॉस कम हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये जोन हो गया मेरा जनरेटर, और ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये पूरा जो जोन है ये जनरेशन का जोन है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये 400 kV फिर यहाँ से स्टेप डाउन होता है। 400 kV 132 kV में स्टेप डाउन होता है, और 132 kV की रिक्वायरमेंट जिससे भी रहती है बीच में हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं। फिर 132 kV 33 kV में स्टेप डाउन होता है, और ये 33 kV की रिक्वायरमेंट जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को होगी, छोटी छोटी कंपनियों को होगी, उसे हम दे देंगे। अब सपोज फॉर एग्जांपल ये लाइन भोपाल की ओर जा रही थी, तो ये रास्ते में बुधनी पड़ा, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया है बुधनी, तो वहाँ 33 kV की रिक्वायरमेंट है तो बुधनी को दे दी है। आगे जाने पर मंडीदीप पड़ता है, वहाँ पे वो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ रिक्वायरमेंट पड़ी, वहाँ दे दिया हमने। ठीक है, अभी 33 kV की जो लाइन है वो अगेन 11 kV में कन्वर्ट होती है। तो ये ट्रांसमिशन का जोन 33 kV पर आकर ख़त्म हो गया। अभी 33 kV से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जोन चालू हो गया। तो अब जो लाइन है वो भोपाल पहुंच गई। 33 kV से 11 kV की लाइन है। इसमें अगर जिसको 33 kV की रिक्वायरमेंट से, भोपाल में एक BHEL का बहुत बड़ा एरिया है, तो 33 kV की रिक्वायरमेंट उससे है तो हम उसे प्रोवाइड कर देंगे। फिर 11 kV की रिक्वायरमेंट है तो उससे प्रोवाइड कर देंगे। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ बहुत हाई वोल्टेज मशीनें होती हैं जो कि बहुत हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे हम उस प्रकार की सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे जैसे रिक्वायरमेंट है। DB मॉल, वहाँ भी हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वहाँ हाई वोल्टेज अप्लायंसेस अंदर लगे होंगे। फिर उसके बाद 11 kV 400 वोल्ट में कन्वर्ट होती है। 11 kV 400 वोल्ट में कन्वर्ट होती है। अब हम हमारे घर के पास आ गए, या हम 400 वोल्ट आ गया, हम हमारे डोमेस्टिक सर्कल में आ गए।
ये जो 400 वोल्ट है, ये देखिए, ये 400 वोल्ट की जो लाइन है, ये हमारे घरों के सामने से, ये देखिए यहाँ से 400 वोल्ट की एक आर फेस की लाइन निकलेगी, वाई फेस की लाइन निकलेगी, एक बी फेस की लाइन निकलेगी और एक न्यूट्रल निकलेगा। ये आर फेस, ये वाई फेस, ये बी फेस और ये न्यूट्रल। तो सपोज करो ये 3 सेक्शन वाला एक घर है। तो आपने देखा होगा कई बार कि ये सेकंड फ्लोर की लाइट फर्स्ट फ्लोर की जो लाइट है वो चली जाती है, लेकिन सेकंड फ्लोर की लाइट नहीं जाती है। तो उसका कारण ये रहता है कि जो फर्स्ट फ्लोर है, ये जो फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ पर आर फेस और न्यूट्रल एक फेस दे दिया, दूसरे सेक्शन में वाई फेस और न्यूट्रल दे दिया, तो ये दूसरा फेस हो गया। तीसरे सेक्शन में बी फेस और एक न्यूट्रल दे दिया, तो ये तीसरा फेस हो गया। तो हो सकता है कि अगर ये फेस मेरा किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए या यहाँ कोई फॉल्ट हो जाए तो ये दूसरे फेस सप्लाई देते रहेंगे, लेकिन हमारे सेक्शन की लाइट चलेगी, जो होता है। तो ये दो फेस के बीच का जो वोल्टेज है ये 400 वोल्ट रहेगा। दो फेस के बीच का वोल्टेज कितना रहता है? 400 वोल्ट रहेगा। और ये फेस और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज रहता है वो 400/√3 रहता है, जो कि 230 वोल्ट के अप्रॉक्स रहता है। तो लाइन, दो फेस के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज का। अभी आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं एक ओवरऑल व्यू देना चाह रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अभी हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जनरेटर के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे, हर एक सेक्शन के बारे। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा सेक्शन है, इलेक्ट्रिकल बहुत वास्ट है, तो हम बहुत डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से दो फेस के बीच का वोल्टेज 400 वोल्ट और फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्ट 400/√3 मीन्स 230 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। और ये 230 वोल्ट इसलिए हमने किया है क्योंकि ये ह्यूमन के लिए उतना ज़्यादा डेंजर नहीं है जितना 400 वोल्ट है। अगर आप 400 वोल्ट के कांटेक्ट में होंगे तो ख़त्म, निपट जाओगे। लेकिन यदि आप 230 वोल्ट के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो आपको एक झटका देगा और छोड़ देगा, ठीक है। झटका तो ये भी ज़ोर से मारेगा 230 वोल्ट, लेकिन आपको कुछ होगा नहीं, मतलब वो आपको छोड़ देगा, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन 400 वोल्ट के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर बचोगे नहीं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 जोन में डिवाइडेड है: जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आगे स्टार्टिंग करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कुछ बेसिक टर्म्स की हम स्टडी करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा इस वही है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये कुछ रेफरेंस बुक्स है जिसे आप रेफ़र कर सकते हो। हाँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप उसे ही रेफ़र करो, सफिशिएंट है उतना, ठीक है। पर अगर आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा तो आप ये बुक्स रेफ़र कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल का बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे बेसिक टर्म जो होती है वो होती है चार्ज। व्हाट इज़ चार्ज? अगर कोई आपसे पूछे कि चार्ज क्या है तो आपको बोलना है कि सर चार्ज एक ऐसा मटेरियल है, चार्ज एक ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का एक्सपीरियंस करे चार्ज कहलाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मिला दो तो जो फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है? चार्ज से बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बनता है। तो दोनों फील्ड को जब हम आपस में मिला देंगे तो वो फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का एक्सपीरियंस करे उसे ही हम चार्ज कहते हैं। इसे Q से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलॉम होती है। यहाँ मैंने लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब चार्ज मेरे पास आ गया है। उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिकल की वो है करंट। करंट क्या है? करंट का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम।
करंट का जो फार्मूला वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो कोई भी आपसे पूछे ये फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हो और बिना फार्मूले के बोल सकते हो आप। कोई आपसे पूछे कि करंट क्या है, तो आपको बोलना है कि सर ये कोई कंडक्टर है, तो आप करंट को ऐसे डिफाइन करोगे कि 1 सेकेंड में इस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो 1 सेकेंड में ये टाइम क्या है, इसको ऐसा बोल सकते हैं डेफिनेशन, 1 सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज की क्वांटिटी को करंट कहा जाता है। अब चार्ज कौन सा होता है कंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो 1 सेकेंड में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को करंट कहते हैं फॉर कंडक्टर। तो करंट ये है, 1 सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज की क्वांटिटी करंट कहलाती है। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। इसका मतलब करंट की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई? कूलॉम पर सेकेंड। और कूलॉम पर सेकेंड जो होता है वो एम्पियर के बराबर होता है। तो ये है करंट। उसके बाद वोल्टेज क्या है? देखो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स है या फिर प्रेशर है। वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स है या प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वोल्टेज क्या है? एक प्रकार का फोर्स है या प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाने के लिए या पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वोल्टेज कहलाता है। अब ये वोल्टेज को मूव करवा रहा है, ये जो वोल्टेज है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। ये क्या करता है? वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है मैंने, बिकॉज इट इज़ अ फोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैसे ये एक प्रकार का फोर्स है। जैसे मैंने ये बैटरी है, बैटरी में क्या है? वोल्टेज है। मैंने जैसे ही इसको कंडक्टर के पास लगा दिया, इसने क्या किया? इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू करवा दिया, क्योंकि बैटरी का प्लस टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये मोशन प्रोवाइड कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसलिए वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स है या प्रेशर है विच पुशेस इलेक्ट्रॉन या चार्ज, जो चार्ज को अपनी ओर खींचता है। तो ये है वोल्टेज। इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स है। अब वोल्टेज के प्रोडक्शन की बहुत सारी टेक्निक हुई। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टेक्निक है, एक स्टैटिक टेक्निक है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा कि जो सेल होते हैं, आपने बहुत सारे डेनियल सेल, वोल्टेक सेल, लेक्लॉन्सी सेल, नीफे सेल, बहुत सारे सेल आपने पढ़े। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। अंदर मेटल और एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है और फिर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये एक टेक्निक है वोल्टेज को प्रोड्यूस करने की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये स्टैटिक, एक फ्रिक्शन वाली टेक्निक है। आप जब छोटे थे तो आपने ये स्टैटिक फ्रिक्शन को बहुत देखा होगा। आप क्या करते थे? आप किसी को उस प्लास्टिक की चेयर पे बैठा देते थे और उसे मारते थे किसी कपड़े से, तो उस पर करंट लगता था। आपने देखा होगा। ये एक इंडक्शन टेक्निक, ये तो बहुत फेमस है। जनरली ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टेक्निक और ये इंडक्शन टेक्निक, ये हम इन दोनों टेक्निक से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। ये पीजो इलेक्ट्रिक एक क्रिस्टल होता है, एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। जब उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। थर्मल टेक्निक है, लाइट टेक्निक से, लाइट तो पता ही है आपको, जो सोलर रेडिएशन होता है, सोलर एनर्जी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, थर्मो आयनिक इमिशन, बहुत बहुत सारी टेक्निक है। लेकिन जो मेन टेक्निक है जिससे हम ज़्यादा फेमिलियर हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टेक्निक और दूसरी है इंडक्शन टेक्निक। इन दोनों टेक्निक की हम बात करेंगे। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टेक्निक में केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अ सेल या फिर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ डिवाइस दैट इज़ केपेबल ऑफ ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन हो रही है? केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन हो रही है।
इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टेक्निक में। और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन। इस मैग्नेटिक इंडक्शन टेक्निक को माइकल फैराडे ने हमें बताया था। माइकल फैराडे ने क्या किया, दो मैग्नेट ली, इस दो मैग्नेट के बीच में उन्होंने एक कंडक्टर को मोशन करवाया। तो जब उन्होंने कंडक्टर को मोशन कराया तो उन्होंने देखा कि जब फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जब फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में, जब आप जैसे आपने ये कंडक्टर है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट में से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या किया आपने, किसी कंडक्टर को, ये कंडक्टर है, इसे मोशन करवाया। जब आपने कंडक्टर को मोशन करवाया, जब आपने कंडक्टर को मोशन करवाया तो आपने देखा कि इसके अंदर तो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो उन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि जो ईएमएफ होता है वो फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला, तो उनका ये फार्मूला बना E = -n/d∅dt। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम घुमाते हैं तो ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है, वोल्टेज का प्रोडक्शन होता है। तो ये दो टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टेक्निक जहाँ केमिकल रिएक्शन के थ्रू वोल्टेज का प्रोडक्शन हो रहा था, और ये मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ईएमएफ का प्रोडक्शन हो रहा है। जो जनरेटर, जितने भी जनरेटर का हम यूज़ करते हैं जनरेटिंग स्टेशन पर, वो इसी टेक्निक पर बेस्ड है। ठीक है, अब हमने चार्ज पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, वोल्टेज पढ़ लिया। अब हम करंट के बारे में और बात करेंगे कि करंट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये डायरेक्ट करंट क्या होता है, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं, ऐसा करंट डायरेक्ट करंट कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये वेवफॉर्म है उसकी। देखो, सपोज करो कि ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है। 0 सेकेंड पे भी उतना ही मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 एम्पियर का करंट मान लेते हैं यहाँ पर ये, तो 0 एम्पियर पे भी 5 एम्पियर करंट है। 0 सेकेंड पे भी 5 एम्पियर करंट है, 1 सेकेंड पर भी 5 एम्पियर करंट है, 2 सेकेंड पर भी 5 एम्पियर करंट है, 3 सेकेंड पर भी 5 एम्पियर करंट है, 4 सेकेंड पर भी 5 एम्पियर करंट है, और 5 सेकेंड पर भी 5 एम्पियर करंट है। मतलब टाइम के हर एक इंस्टेंट पर इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो और डायरेक्शन भी एक ही उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो हम ऐसा डेफिनेशन दे सकते हैं कि द करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, या फिर द करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड डीसी करंट है। और ये डीसी करंट का सिंबल होता है, ये डीसी करंट का सिंबल है। और एग्जाम्पल क्या है डीसी करंट का, बैटरी का करंट। हमारे मोबाइल की जो बैटरी है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डीसी करंट का। आपने देखा होगा कि जब हमारे करंट की बैटरी जब 5% पर भी होती है तो भी वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि करंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये है डीसी करंट। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एसी करंट। एसी करंट क्या है, ये है एसी करंट। ये है एसी करंट। ऐसा करंट, ये देखो, ये करंट क्या हो रहा है, ये एसी करंट है। अब इस एसी करंट में देखो क्या हो रहा है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये 0.1 सेकेंड है, ये 0.2 सेकेंड है, ये 0.3 सेकेंड है, ये 0.4 सेकेंड है। ठीक है, तो इस 0.1 सेकेंड पे मैग्नीट्यूड 0 है इसका, 0.2 पर इसका मैग्नीट्यूड इतना है, 0.3 पर इसका मैग्नीट्यूड इतना है, 0.1 पर 0 मैग्नीट्यूड है, 0.2 पे इतना मैग्नीट्यूड है, 0.3 पर इतना मैग्नीट्यूड है, 0.4 पे इतना मैग्नीट्यूड है। मतलब ये जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड भी चेंज होते जा रहे हैं। टाइम के हर एक इंस्टेंट पर एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। यहाँ इसका कुछ अलग मैग्नीट्यूड है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर इसका अलग मैग्नीट्यूड है। मीन्स जो एसी करंट है इसका मैग्नीट्यूड टाइम के हर एक इंस्टेंट पर डिफरेंट है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं
कि एसी करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में चेंज होते रहता है। एसी करंट मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब और एक देखते हैं, और एक कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पर क्या है। इस एसी करंट के को और ऑब्जर्व कीजिए आप। क्या हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ डायरेक्शन करंट की ये हो गई, यहाँ डायरेक्शन ऐसी हो गई। मतलब इसकी डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है हर एक इंस्टेंट पर, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन आ रही है यहाँ तो हर एक इंस्टेंट पर। तो एक कंक्लूजन यहाँ निकला मुझे एसी करंट के बारे में कि एसी करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हर एक इंस्टेंट पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट डायरेक्शन। तो हम एसी करंट को ऐसा डिफाइन करेंगे कि द करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एसी करंट। ठीक है, ये एसी करंट है। यहाँ पर और एक पैटर्न देखो आप, ये जो रिपीट हो वो साइकिल है, जो पैटर्न रिपीट होता है वो साइकिल कहलाता है। जैसे देखो ये एक पैटर्न है, फिर ये पैटर्न फिर से रिपीट हुआ, तो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो साइकिल है। जैसे कि सपोज करो कि ये कोई पैटर्न, ये रिपीट हो रहा है, दिस इज द साइकिल। नहीं सॉरी, जो पैटर्न रिपीट हो वो साइकिल है। ये वाला जो पैटर्न है ये फिर से रिपीट हुआ, इसलिए ये साइकिल है, वन साइकिल है। यहाँ पर ये वाला पैटर्न फिर रिपीट हो रहा है, इसलिए ये वन साइकिल है। कि ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये एक वन साइकिल है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया कि साइकिल द पैटर्न विच रिपीट कॉल्ड साइकिल। उसके बाद टाइम पीरियड क्या है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है, सिंपल है। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय वोल्टेज या करंट या एनी अदर टू कंप्लीट वन साइकिल कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसे टी से हम डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट जो होती है वो सेकेंड होती है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है ये एक साइकिल है, तो एक सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं उसकी क्वांटिटी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट करती है वोल्टेज या करंट या कोई भी क्वांटिटी, एक सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट करे वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय वोल्टेज या करंट इन वन सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने साइकिल, एक सेकेंड में कितने साइकिल, ये फ्रीक्वेंसी है। तो साइकिल्स पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, जो कि हर्ट्ज के बराबर होती है, जो कि हर्ट्ज के बराबर होती है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट साइकिल्स पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज होती है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद पावर और एनर्जी की स्टडी करते हैं, क्योंकि अब चार्ज हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, और फिर उसके बाद हमने दोनों को अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट ये भी एक समझ लिया है। अब पढ़ेंगे पावर और एनर्जी। सबसे पहले तो मैं आपको से पूछना चाहता हूँ कि पावर और एनर्जी क्या होती है। तो पावर और एनर्जी को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि व्हाट इज़ पावर और व्हाट इज़ एनर्जी। सपोज करो कि दो स्टूडेंट है, ए और बी। अब मैंने दो स्टूडेंट ए और बी दोनों को मैंने एक सज़ा दी, क्योंकि दोनों मस्ती कर रहे थे क्लास में। तो मैंने दोनों को बोला कि ये जो सामने जो ग्राउंड है इसके 2 चक्कर लगाओ। तो ए और बी दोनों ने उस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाए। ए ने 2 चक्कर पहले लगा लिए और बी ने वो वही 2 चक्कर बाद में लगाए। तो ए ने 2 चक्कर पहले लगा लिए, मतलब ए ज़्यादा फास्ट है बी से,
ज़्यादा बेटर तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो पावर को हम बोलते हैं कि यूनिट टाइम में किए गए कार्य को पावर कहते हैं। वर्क डन इन यूनिट टाइम कॉल्ड पावर, और कैपेसिटी ऑफ वर्क डन कॉल्ड एनर्जी। तो यूनिट टाइम में किसने ज़्यादा काम किया होगा? ए ने ज़्यादा काम किया होगा, तब तो वो जल्दी साइकिल कंप्लीट कर पाया। ए ने यूनिट टाइम में ज़्यादा वर्क किया होगा, इसलिए वो काम को पहले कर पाया, इसलिए ए की पावर ज़्यादा है और बी की कम है, क्योंकि उसने यूनिट टाइम में कम काम किया होगा। क्योंकि पावर क्या है? वर्क डन इन यूनिट टाइम कॉल्ड पावर। और कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, कार्य करने की कैपेसिटी एनर्जी कहलाती है। तो दो साइकिल तो ए ने भी कंप्लीट की और बी ने भी कंप्लीट की, मतलब उस काम को किया, दो साइकिल तो दोनों ने कंप्लीट किए ना, मतलब दोनों की उस काम करने की एनर्जी तो बराबर है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी एनर्जी कम है या ज़्यादा है, हम ये नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि कैपेसिटी, भाई दो साइकिल तो उसने भी कंप्लीट कर ली और दो साइकिल इसने भी कंप्लीट कर लिया, इसलिए दोनों की एनर्जी बराबर हुई वहाँ पे। तो ये है पावर और एनर्जी में डिफरेंस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसे बोलने में, पहले मैं भी हो जाता था। अब पावर को इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझेंगे। जो पावर होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है डीसी पावर और एक होती है एसी पावर। जो डीसी पावर होती है वो डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का प्रोडक्ट होती है। सिंपल होती है डीसी पावर, तो डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का प्रोडक्ट होती है, डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का प्रोडक्ट होती है डीसी पावर। जो एसी पावर होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। एसी पावर जो होती है वो थ्री टाइप की होती है: एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो जो एपरेंट पावर होती है ये टोटल पावर होती है, ये वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। अब एक्टिव पावर समझाने के लिए मैं आपको इस सर्किटरी से समझाता हूँ। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में केवल तीन ही एलिमेंट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तीन ही एलिमेंट होते हैं। एक होता है रजिस्टर, एक होता है इंडक्टर और एक होता है कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये तीन एलिमेंट होते हैं, हो सकते हैं किसी भी सर्किट में। तो आपने एसी पावर इसे दी, आपने इस इलेक्ट्रिकल सर्किट पर एसी सप्लाई प्रोवाइड की, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को आपने एसी सप्लाई प्रोवाइड की। तो जब आपने इसे एसी सप्लाई प्रोवाइड की तो यहाँ जो ये रजिस्टर दिख रहा है आपको, रजिस्टर आर, इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी, ये जो रजिस्टर आर आपको दिख रहे हैं ये हमेशा पावर क्या कर देता है? खर्च कर देता है, डिसिपेट कर देता है, वेस्ट कर देता है। तो ये रजिस्टर के अंदर कुछ पावर क्या हो जाएगी? डिसिपेट हो जाएगी। इस रजिस्टर के अंदर कुछ पावर डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है, या फिर पावर का लॉस हो जाएगा, ये बोल देता हूँ मैं, डिसिपेट हो जाएगी। और ये इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में पावर को स्टोर करता है। मैग्नेटिक एनर्जी, चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी बाद में बात करेंगे, बस बता दे रहा हूँ, अभी बोल ही दिया है। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में पावर को स्टोर करता है और ये कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में पावर को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में पावर को स्टोर करता है। तो अभी तो इतना ध्यान मत दो,
अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि ये रजिस्टर डिसिपेट कर देता है पावर को, इंडक्टर और कैपेसिटर ये स्टोर कर लेता है। तो ऐसी पावर जो स्टोर हो जाती है, सॉरी, ऐसी पावर जो डिसिपेट हो जाती है ये एक्टिव पावर कहलाती है। ऐसी पावर जो डिसिपेट हो जाती है वो एक्टिव पावर कहलाती है, और ऐसी पावर जो स्टोर हो जाती है वो रिएक्टिव पावर कहलाती है। खत्म हो गई एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। और टोटल पावर, देखो यहाँ मैंने एसी सप्लाई प्रोवाइड की, मतलब मैंने पावर अप्लाई की, टोटल पावर अप्लाई की। इस टोटल पावर का कुछ पार्ट इस रजिस्टर में डिसिपेट हो गया और कुछ पार्ट इस इंडक्टर और कैपेसिटर में स्टोर हो गया। मतलब ये जो टोटल पावर है, जो अपरेंट पावर है, ये किसका कॉम्बिनेशन है भाई? ये टोटल पावर ही तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो मैं इस जो टोटल पावर है, या जो टोटल पावर मतलब अपरेंट पावर है, ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का फेजर सम हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि ये टोटल पावर ही तो, ये टोटल पावर ही तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो देखो मैंने इसको कैसे डिफाइन किया है। एक्टिव पावर वी आई कॉस फाई इसका फार्मूला होता है, ये हम बाद में बात करेंगे कि कैसे लिखा, क्यों लिखा। द पावर विच डिसिपेट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉल्ड एक्टिव पावर। सिंपल डेफिनेशन, इट इज डिनोटेड बाय पी और इट्स यूनिट इज वाट। इसकी यूनिट वाट होती है। यहाँ कॉस फाई पावर फैक्टर है, बाद में बात करेंगे व्हाट इज पावर फैक्टर। रिएक्टिव पावर, द पावर विच स्टोर्स इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉल्ड रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कहलाती है, इट इज डिनोटेड बाय क्यू एंड इट्स यूनिट इज वॉर, वी आई साइन फाई, वी ए आर। एपरेंट पावर, जो एपरेंट पावर होती है, इट इज टोटल पावर। देखो एपरेंट पावर टोटल पावर होती है, या वी कैन से दैट फेजर सम ऑफ एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। देखो ये जो टोटल पावर है, यही तो, ये टोटल पावर ही तो ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन से दैट फेजर सम ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर कॉल्ड एपरेंट पावर। इट इज डिनोटेड बाय एस। एपरेंट पावर को एस से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट एम्पियर होती है। ये देखो टोटल पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है, तो इस वी की यूनिट वोल्ट होगी और आई की यूनिट एम्पियर होगी। तो इसलिए एपरेंट पावर की जो यूनिट है यह है वोल्ट एम्पियर। सो थैंक यू गाइस। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।